अब हमारे विकास जी की योजना के अनुसार हम अब एक और फील्ड में कूदने वाले हैं। योजना हमारे विकास जी की है और वो योजना है कि संसार के जो 3 आदमी हैं, द आइडिया दैट मूव द वर्ल्ड, एक किताब, बड़ी महत्वपूर्ण किताब छपी हुई है। 3 आदमियों के विचार जिन्होंने दुनिया को हिला दिया। सारी दुनिया हिल गई जिन विचारों से। तो 3 आदमियों को उन्होंने उस किताब में लिया है। एक लिया है मार्क्स, एक लिया है फ्राइड और एक लिया है डार्विन। इन्होंने सारी ट्रेडिशंस की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। रिलीजन को बिल्कुल अफीम बता करके कर दिया कि रिलीजन अफीम है। ट्रेडिशनल कल्चर को जो चर्च के द्वारा छाई हुई थी उस पर सबसे ज़्यादा अटैक किया। डार्विन जो थे उन्होंने क्रिएशन की थ्योरी ख़त्म कर दी। चर्च कहता था कि गॉड ने ये दुनिया क्रिएट की है। डार्विन ने पक्के आर्गुमेंट निकाल के कहा कि दुनिया गॉड ने क्रिएट नहीं की, दुनिया तो इवॉल्व हुई है मैटर से, प्योर मैटर से, और लाइफ इवॉल्व हुई और लाइफ आज तक यहाँ तक है। सारा चर्च हिल गया और चर्च हिलने के साथ साथ धर्म की भी जड़ें हिल गई डार्विन की थ्योरी से। क्योंकि डार्विन ने आज दिखा दिया कि आदमी जो है कोई डिवाइन नेचर का नहीं है। आदमी तो एनिमल से प्रोडक्ट हुआ है। आदमी एनिमल की तरह से इसके अंदर वृत्तियाँ जानवरों जैसी वृत्तियाँ होती हैं। तो डार्विन को क्रिटिसाइज करना बड़ा मुश्किल हो गया। उसने ऐसे ऐसे फॉसिल खोज करके लाया, ऐसी ऐसी चीज़ें खोज करके लाया कि लोग घबरा गए। और तीसरा आदमी जिसने इस दुनिया को हिला दिया, वर्ल्ड, द आइडिया दैट मूव द वर्ल्ड, वो था सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने जो पर्सनैलिटी की थ्योरी दी, साइकोलॉजी की थ्योरी दी, हालांकि ये बड़े लंबे अरसे के बाद साइको एनालिसिस की थ्योरी निकली है। बड़े दुनिया में इस पर बड़े काम होते रहे हैं, लेकिन फ्रायड ने जो थ्योरी दी उससे सारी ट्रेडिशन, परंपराएं सारी हिल गईं। तो हम तीसरे थिंकर पर, पहले हमने कार्ल मार्क्स को देखा कि उसने अपनी थ्योरी से ट्रेडिशंस को तोड़ दिया सारी को। अब हम फ्रायड पर आ रहे हैं। सिगमंड फ्रायड वैसे अगर देखा जाए तो 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं और इन्होंने एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया है साइकोलॉजी में, जिसको हम कहते हैं एक संप्रदाय, स्कूल ऑफ थॉट क्रिएट किया है। उस स्कूल का नाम है साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट। ये साइको एनालिसिस जो है ये फ्रायड की देन है। फ्रायड ने इसको हमारे सामने रखा है। तो इसलिए हम फ्रायड को देखते हैं कि फ्रायड कैसे चले और कैसे उन्होंने दुनिया को, पर्सनैलिटी, ह्यूमन पर्सनैलिटी को कैसे हिला करके रखा। हालांकि उन्होंने हिलाया तो सही, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आज भी नहीं हिली। जैसे हम ये मानते हैं कि भी बच्चे का व्यक्तित्व बनाने वाले उसके माता पिता होते हैं, और माता पिता कैसे बच्चे का व्यक्तित्व बनाते हैं। हमारे यहाँ माता को माना गया है माता प्रथमो गुरु। तो फ्रायड आए तो दूसरे तरीके से है, रास्ता तो दूसरा है, घूमते हुए आए हैं वो। लेकिन निष्कर्ष यही है कि आदमी की जो पर्सनैलिटी है, सारा उसका व्यक्तित्व जो है
वो 5 साल की आयु से पहले माता और पिता के व्यवहार से बन जाता है। माता और पिता का जैसा व्यवहार होगा बच्चे के साथ, सारी ज़िंदगी बच्चे का वही पर्सनैलिटी रहेगी, चेंज नहीं हो सकती इसमें। तो फ्राइड हालांकि चले तो उससे थे, लेकिन ट्रेडिशन में से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। तो फ्राइड भी अंत में जब आएंगे तो पता लगेगा 5 साल तक बच्चे की पर्सनैलिटी बन जाती है। और वो बनाने वाले कौन होते हैं? माता पिता का व्यवहार। बच्चे की ओर कैसा व्यवहार है माता पिता का, वैसा ही पर्सनैलिटी उसकी बनेगी और वैसे ही प्रोफेशन वो चुनेगा। मिसफिट हो जाएगा। आपकी बच्चे की पर्सनैलिटी जो है, माँ बाप का व्यवहार रहा है ऐसा कि बच्चे की पर्सनैलिटी बन गई है आर्ट और म्यूज़िक की तरफ, और आपने उसको बना दिया इंजीनियर, तो मिसफिट हो जाएगा, एबनॉर्मल। वो शराब पिएगा, क्लबों में जाएगा, अपनी फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए कुछ करेगा, तनख्वाह चाहे कितनी मिल जाए, लेकिन व्यक्तित्व तो उसका फ्रस्ट्रेशन वाला रहेगा जब तक कि उसको वो जैसा माँ बाप ने बनाना था वो ना बन जाए। तो पर्सनैलिटी जो है वो आदमी की वहीं माँ बाप के पास ही बनती है। अब फ्राइड उस ज़माने की पैदावार हैं, 20वीं सदी की, जिस समय साइंस के हर फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई। फिज़िक्स ने बहुत प्रगति की, जो हमारी रिलेटिविटी की थ्योरी है उसने स्पेस को कॉन्कर करने के लिए हमें हथियार दे दिए। अगर ये रिलेटिविटी की थ्योरी ना आई होती तो हम आसमान की तरफ जा ही नहीं सकते थे, आसमान में जाने का रास्ता ही नहीं। 3 डायमेंशनल स्पेस का सिद्धांत दिया फिज़िक्स ने, उसके आधार पर हमने किस तरह से कैलकुलेट की कि चांद कितनी दूर है और कौन सा रास्ता है और कितनी दूर से ग्रेविटी का पुल ख़त्म हो जाएगा और कितनी दूर पर जाकर के वो ग्रेविटी कैसे, ग्रेविटी में जब तक चलेगी तो उसका ये स्पीड रहेगी और ग्रेविटी के फील्ड के निकलते ही वो 1 घंटे में 1 लाख मील इस स्पीड से हमारा मिसाइल चलेगा। तो ये फिज़िक्स के फील्ड में बड़े ज़बरदस्त परिवर्तन आए। इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक का फील्ड जो है ये आ गया और उसने इतना चेंज कर दिया सारा। यहाँ बैठे बैठे आप अमेरिका में बच्चों को पढ़ा दो, चाहे कुछ भी कर दो। एक ट्रेमेंडस, यानी जो सोच भी नहीं सकते थे आदमी, एक बड़ा भयंकर परिवर्तन दुनिया के अंदर आ गया सारा का सारा। पहले आदमी ये सोचता था कि मैं जिसके गाने सुन रहा हूँ, उस गाने की मुझे आवाज़ जिसकी सुन रहा हूँ बड़ी उसकी शक्ल देखने के लिए मिल जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज़ बनी नहीं थी तो हम सुनते रहते थे गाना। और जब इलेक्ट्रॉनिक आई तो एकदम टीवी आ गई जो गाना गा रहा है उसके। तो हर फील्ड के अंदर, केमिस्ट्री में भी ऐसी बहुत सारी, तो फ्राइड ने सारी चीज़ें वहाँ से ली। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, साइंस की सारी रिसर्चेज, उनको लेकर के फ्राइड आगे बढ़े। बेसिकली फ्राइड डॉक्टर थे, मेडिकल मैन। फ्राइड ने अपनी जो शिक्षा प्राप्त की थी वो साइंस की शिक्षा नहीं थी, साइंटिफिक मेथड को उन्होंने अच्छी तरह अध्ययन किया था, क्योंकि इन सब फील्डों में साइंटिफिक मेथड लग रहा था। और उस साइंटिफिक मेथड लगने की वजह से फ्राइड ने कहा कि मेडिकल साइंस में भी लगना चाहिए, इसको मेडिकल साइंस में भी। लेकिन मेडिकल साइंस में तो ह्यूमन पर्सनैलिटी बड़ी मिस्टीरियस है। ह्यूमन पर्सनैलिटी पर आप मैथमेटिकल लॉ नहीं लगा सकते। आप फिज़िक्स को मैथमेटिकल लॉ लगा के आगे ले जा सकते हैं। आप केमिस्ट्री में मैथमेटिकल लॉ लगा के इतने हाइड्रोजन में इतना ऑक्सीजन मिलाओ तो ये चीज़ बन जाएगी। लेकिन ह्यूमन पर्सनैलिटी को आप गणित के ज़रिए से नहीं नाप सकते। ख़ास तौर से इमोशंस जो हैं आदमी के, उन इमोशन को तो मैथमेटिकली नापा ही नहीं जा सकता। अब आप सारे इमोशन देखो, एंगर है, हंगर है, सेक्स है, लव है, हेट है,
ये 5-6 इमोशंस हैं, इनको आप कैसे मैथमेटिकली नापोगे? मोहनलाल को मैं 8 इंच लव करता हूँ। क्यों जी, ये कोई वाक्य बना साइंस का? मैं सोहनलाल से 10 इंच घृणा करता हूँ। मैथमेटिक्स को आप ह्यूमन पर्सनैलिटी पे लागू कर ही नहीं सकते। तो फ्राइड जो थे वो साइंटिफिक लॉ को तो लेकर के आए, क्योंकि कट्टर साइंटिस्ट थे वो, मेडिकल साइंस से आए, लेकिन उन्होंने कोशिश ये की कि आदमी के बिहेवियर को भी क्या इस तरह से देखा जा सकता है। एक उनका ट्रेंड एक नया बना, और इस ट्रेंड को देख करके उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को इस दृष्टि से पढ़ना शुरू किया। अब तक सारा ह्यूमन बिहेवियर सोमेटिक पढ़ा जाता था। फ्राइड पहले आदमी थे जिन्होंने इसको, ह्यूमन बिहेवियर को मेंटलिस्टिक ढंग से पढ़ना शुरू किया। माइंड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। फ्राइड मेडिकल मैन थे, उन्होंने ये भी देखा कई आदमियों को कि एक आदमी बड़ा चिंता में ग्रस्त रहता है, उसको पेट के रोग हो गए हैं, लूज मोशन हो गए हैं। जब उसकी चिंता दूर की जाती है दवाई से तो उसके लूज मोशन बंद हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेंटल चीज़ों का कहीं न कहीं फिजिकल पर असर पड़ता है। इस मेंटल को कैसे ऑब्जर्व करें, कैसे देखें? तो फ्राइड ने ऑब्जर्वेशन का मेथड तो साइंस से ले लिया, लेकिन उसको ह्यूमन बिहेवियर पे कैसे लगाएं? तो फ्राइड ने सारी स्टडी की साइकोलॉजी की। मेडिकल मैन थे, लेकिन साइकोलॉजी की स्टडी क्यों की? क्योंकि उनके पास मेंटल पेशेंट ज़्यादा आते थे। मानसिक दृष्टि से जो लोग बीमार हैं वो आते थे। तो फ्राइड ने देखा कि साइकोसोमेटिक काम चलता है। साइकोलॉजिकल टेंशन में अगर आदमी गुस्से के अंदर है बहुत, और गुस्से के अंदर उसने खाना खा लिया, तो थोड़ी देर बाद ही उसको लूज मोशन लग जाएंगे। तो गुस्से का इलाज करना है ना कि लूज मोशन का इलाज करना। तो फ्राइड ने उस चीज़ को लागू करने की कोशिश तो की, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर को पूरी तरह से स्टडी नहीं कर पाए। अब ह्यूमन बिहेवियर जो स्टडी हो रहा था सारा का सारा, उसका एक ही तरीका था, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता था? स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। उत्तेजक आदमी की तरफ फेंको और उसका रिस्पॉन्स ले, कैसा रिस्पॉन्स आता है। आदमी ने आपने आदमी की तरफ को आंखें निकाल के देखा, वो आदमी कैसे रिस्पॉन्स करता है। और आदमी की तरफ को मुस्कुरा के देखा, वो कैसे रिस्पॉन्स करता है। तो उत्तेजक और रिस्पॉन्स, यही तरीका चल रहा था। सबसे ज़्यादा पावरफुल जो चीज़ जो फ्राइड ने देखी, जिसको देखा, वो चल रहा था कंडीशनिंग का तरीका। कंडीशनिंग में स्टिमुलस को चेंज करके, नेचुरल स्टिमुलस को चेंज करके आर्टिफिशियल स्टिमुलस दिए गए, और उससे आदमी को देखा गया कि क्या रिस्पॉन्स होता है। लेकिन आदमी को नहीं दिए गए, वो कुत्ते पे किए गए। कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया सबसे पहले पेवलोव ने। पेवलोव नाम के एक रशियन साइकोलॉजिस्ट से, उन्होंने अपने कुत्ते को मेज़ पर बिठाया और मेज़ पर बिठा करके उसके चारों तरफ बेल्ट ऐसी लगा दी कुत्ता भाग के ना जा सके, और कुत्ता वहाँ बैठ गया। अब उन्होंने क्या काम किया कि कुत्ते के साथ सामने जाकर खाने की प्लेट रखी, और कुत्ते के मुंह के अंदर खाना, जो कुत्ते को प्यारा लगता है वो खाना उसके मुंह के अंदर डाला। नेचुरल स्टिमुलस, प्राकृतिक जो उसका हमने दिया, उत्तेजक दिया हमने प्राकृतिक, तो क्या हुआ? प्राकृतिक रिस्पॉन्स मिला, ले उसके मुंह से थूक निकलने लगा। ये प्राकृतिक रिस्पॉन्स तो होता है सारा। ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स फ्राइड ने भी देखे, क्योंकि फ्राइड डॉक्टर थे,
तो डॉक्टर होते हुए फ्रायड ने देखा कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स तो होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो वहाँ देखी उन्होंने कि सामने एक घंटी लगा दी और एक बल्ब लगा दिया। अब उन्होंने क्या किया कि जब खाना आएगा कुत्ते के लिए तो कुत्ता उसके लिए तैयार होगा कि खाना आ रहा है, मेरा भोजन आ रहा है, कुत्ता वहाँ बैठ जाएगा। तो उन्होंने लाइट जलाई और लाइट जलते ही घंटी बजी देख हम कुत्ते ने सिर उठा लिया और कुत्ते के खाने में प्लेट आने में देर लग गई, लेकिन सलाइवा निकलने लगा। नेचुरल स्टिमुलस तो है ही नहीं। फ्रायड ने कहा कि चेंज हो सकता है ये सोमेटिक, प्योरली सोमेटिक, यानी बायोलॉजिकल स्टडी मत करो, आप इसको देखो कि साइकोलॉजिकली चेंज हो सकता है कि आपने अभी खाना तो उसके मुंह में रखा नहीं, घंटी वहाँ बजते ही उसका सलाइवा निकलने लगा, थूक निकलने लगा। आपने क्या काम किया, अगले दिन आपने घंटी बजाई, लाइट जलाई और खाना रखा ही नहीं। लेकिन खाना नहीं रखा, कुत्ता थोड़ा परेशान तो हो गया, लेकिन सलाइवा निकलने लगा। आर्टिफिशियल स्टिमुलस, नेचुरल रिस्पॉन्स, आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स, नेचुरल। ये रिपीटेशन उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा किया। पेवलव ने इसको काफ़ी लंबा चौड़ा करके देखा कि आर्टिफिशियल नेचुरल स्टिमुलस की बजाय आर्टिफिशियल स्टिमुलस दे करके भी और वही रिस्पॉन्स लिया जा सकता है जो नेचुरल से लिया जा सकता था। तो फ्रायड ने ये देखा कि हम भी ऐसी चीज़ों पर, लॉ तो हम साइंस का ही लगाएंगे, ऑब्जर्वेशन का ही लगाएंगे, लेकिन ऐसी चीज़ों पर लगाएं कि क्या साइकोलॉजिकल फिनोमेना भी होता है, कोई साइकोलॉजिकल फिनोमेना हो रहा है। तो उन्होंने पेवलव के एक्सपेरिमेंट की चीज़ें जो थी, कॉज है, उस कॉज से कैसे वो करें हम, कॉज के कितनी देर तक, कॉज को वहाँ से रिमूव कर दिया। मेथड ऑफ एग्रीमेंट, वो तो हमने जब लॉजिक पढ़ रहे थे तब देख लिए थे। तो मेथड ऑफ एग्रीमेंट, मेथड ऑफ डिफरेंस, जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट, जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस, मेथड ऑफ रेजिड्यू, मेथड ऑफ कनकमेंट वेरिएशन, पांचों मेथड को लगा करके देखा हमने कि कॉज जो है, अगर आर्टिफिशियल कॉज दे दिया तब भी नेचुरल स्टिमुलस आ रहे हैं। तो फ्रायड को ये हुआ कि इस ऑब्जर्वेशन को हम जो नॉन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है आदमी का, उस पर भी लागू कर सकते हैं। फ्रायड के बारे में कहा जाता है कि फ्रायड अप्लाइड द साइंटिफिक मेथड टू अनसाइंटिफिक फिनोमेना। जो फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं हो रहा, केवल हाइपोथेटिकल है, उस पर भी हम साइंटिफिक मेथड लगा रहे हैं। तो फ्रायड प्योरली साइंटिफिक रहे अंत तक, लेकिन साइंटिफिक मेथड से उन्होंने उन चीज़ों को उन रहस्यों को खोलने का कोशिश किया जो अनऑब्जर्वेबल थे। अब लोगों ने ये कहा कि कुत्ते को तो आपने कंडीशन कर दिया कि खाना नहीं आ रहा, घंटी बजते ही उसका सलाइवा निकलने लगता है, क्या आदमी को भी कंडीशन किया जा सकता है? तो लोगों ने कहा ह्यूमन बीइंग को कंडीशन नहीं किया जा सकता। तो बड़ी दिक्कत पड़ गई पेवलव को। अमेरिकन्स ने चैलेंज किया कि कंडीशनिंग जो है ये जानवरों पर ही हो सकती है। उसका नाम भी उन्होंने रख दिया हैबिट फॉर्मेशन। आप हैबिट फॉर्मेशन कर सकते हैं। कुत्ते को आप प्लेट में खाना रखेंगे तो खाएगा, प्लेट में नहीं रखेंगे तो नहीं खाएगा। कुत्ते को अगर मालिक आकर 2 बार हाथ फेरेगा उसके ऊपर तो खाना खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। तो आप जानवर को तो कंडीशन कर सकते हैं, हैबिट फॉर्मेशन कर सकते हैं, आदमी में नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या काम किया कि यूनिवर्सिटी के अंदर डेस्क पर बैठते हैं बच्चे, डेस्क के नीचे उनके पैर होते हैं। तो इन्होंने क्या काम किया कि पैर जो थे उनको लाल कपड़े से ढक दिया, बच्चे को अपने पैर दिखाई नहीं दे रहे, घुटने से नीचे कपड़ा लगा दिया और एक हथौड़ा छोटा सा उसको उन्होंने ऐसा लगा दिया, बिजली का हथौड़ा, कि वो आकर के घुटने पर लगता था। घुटने पर कोई तो चोट मारो तो बड़ी जोर की लगती है वो,
तो वो घुटने पे आकर हथौड़ा लगता था। तो इन्होंने क्या काम किया कि बच्चे वहाँ बैठ गए, पढ़ना शुरू हो गया काम, इधर लाल बत्ती हुई और एकदम हथौड़ा आकर बच्चे के लगा। बच्चे ने पैर ऊपर को खींच लिया, पीछे को खींच लिया। फिर वो किया 3-4 बार। उसके बाद नेचुरल स्टिमुलस हटा दिया, हथौड़ा हटा दिया, और जैसे ही लाल बत्ती जली बच्चों ने पैर पीछे खींच लिए। भाई हथौड़ा तो लगा ही तुम्हारे। तो एक हैबिट बन गई थी बच्चों की कि लाल बत्ती देखते ही पैर पीछे खींच लो। तो इन्होंने कहा बच्चों में, आदमियों में किसी हद तक। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे जिसमें फ्रायड ने उन चीज़ों को वहाँ लागू करने की कोशिश की जो बायोलॉजी का फील्ड है, मेडिकल फील्ड है। और मेडिकल फील्ड में उन्होंने कहा कि ऐसे फिनोमेना, अब किसी आदमी को भूत दिखाई दे रहे हैं, आपने उसको फिजिकली देखने की कोशिश की, कैमरा लगाया उसका, वहाँ कोई भूत की फ़ोटो ही नहीं आई। आपने कहा और सूक्ष्म कैमरा लगाओ, आपने कहा वो लगाओ, वो दूर क्या होती है दूरबीन, माइक्रोस्कोप लगाओ, वहाँ कोई चित्र नहीं आया। तो ये आज भूत कैसे दिखाई देगी आदमी को? तो फ्रायड ने देखा कि ये फिनोमेना तो आदमी का बड़ा नॉर्मल है। ऐसे केस फ्रायड के पास आते नहीं थे क्योंकि उनका ट्रेडिशनल इलाज करते थे लोग। ट्रेडिशनल इलाज मतलब मैजिक हीलिंग। फ्रायड चूँकि डॉक्टर थे, मैजिक में बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि इसका कोई रीज़न होना चाहिए, साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए इसका, कि ये जो फिनोमेना इसको दिखाई दे रहा है, ये फिनोमेना क्यों दिखाई दे रहा है? फिजिकल तो है नहीं फिनोमेना, ये अनऑब्जर्वेबल है। तो फ्रायड ने इस चीज़ पर हाइपोथेसिस बनाने शुरू किए। सोमैटिक हाइपोथेसिस कंप्लीटली फेल्ड। कुछ बॉडी के किसी दर्द के कारण, दांत के दर्द के कारण, आँख के दर्द के कारण इनको ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये बॉडीली एक्सप्लेनेशन उसका जो है वो बिल्कुल फेल हो गया। ये जो एबनॉर्मल सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है आदमी का। एक आदमी है वो अपना नाखून ही काटा जा रहा है, उसको मास्टर मना भी कर रहा है, लड़के को थप्पड़ भी मार रहा आकर के, क्या तू नाखून काट रहा है? वो मास्टर जी के डर के मारे नाखून इधर कर लिया, फिर मास्टर जी बचे नाखून काटना शुरू कर दिया। तो फ्रायड ने कहा ये जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना पर भी साइंटिफिक मेथड लगाओ। साइंटिफिक मेथड पहला तो एक ऑब्जर्वेशन करो, और ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि इसका कॉज क्या हो सकता है। ईटियोलॉजी इसको कहते हैं, साइकोलॉजी में ईटियोलॉजी, मेडिकल साइंस में भी ईटियोलॉजी कहते हैं। रोग का कारण क्या है? ये जो रोग इसको हो गया है, एक मेंटल पेशेंट रोग हो गया है, इस मेंटल रोग का कारण क्या है? तो फ्रायड ने पहले तो यही लगाया कि सोमैटिक हाइपोथेसिस लगाया, शरीर में बुखार ज़्यादा रहता है या शरीर कमज़ोर है। तो उन्होंने देखा जब यूनिवर्सल प्रोपोजिशन बना ही नहीं सकते। जिन आदमियों के शरीर कमज़ोर हैं सबको भूत दिखाई देते हैं क्या? जिन आदमियों की आँखें ज़रा कमज़ोर हैं उन्हें सबको बकरियां चलती हुई दिखाई देती हैं क्या? अब इनके पास तो ऐसे केस आते थे कि एक आदमी आया, उसने कहा जी दिन भर पैर धोता रहता है, कुछ गंदगी मेरे पैर में लग गई है। अब प्योरली साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। आपने फिजिकली इसको करना शुरू किया कि भाई पैरों को अच्छी तरह से एक बार साफ़ कर दो, क्रीम लगा दो, उसको कह दो कि अब तुम्हारे पैर साफ़ हो गए, लेकिन उसने फिर धोना शुरू कर दिया। तो ये जो केसेस आते थे नॉर्मल एबनॉर्मल केसेस, इनके लिए कोई सोमैटिक एक्सप्लेनेशन मिल नहीं रहा था फ्रायड को। तो फ्रायड ने कहा कि मेंटलिस्टिक हाइपोथेसिस लगाओ, इसके माइंड की स्टडी करो। माइंड की स्टडी करते करते देखा इन्होंने कि जो हमारा कॉन्शियस बिहेवियर है, उस कॉन्शियस के बिहेवियर के अलावा भी आदमी को कोई ऐसी शक्ति है, उसको कहते हैं आप मेटासाइकोसिस।
मेटासाइकोलॉजिकल, कोई मेटासाइकोलॉजिकल शक्ति जो है वो इसको ये सारी चीज़ें एबनॉर्मल पैदा कर रही है। लेकिन वो मेटाजिक साइकोलॉजिकल शक्ति को मैजिक नहीं मानने के लिए तैयार थे, क्योंकि थॉरो गोइंग साइंटिस्ट थे और थॉरो गोइंग डॉक्टर थे। तो कहते ये कोई मेंटल इसके गड़बड़ है, इस मेंटल गड़बड़ की वजह से सारा ऐसा इसको दिखाई दे रहा है सारा। ये बार बार हाथ धोता है, बार बार हाथ धोता है। एक औरत आई उसके पास फ्राइड के, वो दिन भर कपड़े ही धोती रहती थी। तो इसका आप सोमेटिक एक्सप्लेनेशन क्या दोगे, बॉडीली क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? क्या यूँ कहोगे इसको ब्लड प्रेशर हाई है? तो जितने हाई ब्लड प्रेशर के आदमी हैं सबके अंदर ये बीमारी होनी चाहिए। तो फ्राइड ने कहा कि सारे जितने भी हैं सोमेटिक हाइपोथेसिस सारे फेल, लेकिन कॉज ढूंढना है। तो जैसे हमने कहा, फ्राइड ने कहा कि जो ये अनसाइंटिफिक फिनोमिना हैं इन पर भी मैं साइंटिफिक मेथड ही लगाऊंगा, बहुत ध्यान से इनको ऑब्जर्व करूंगा, एक एक माइन्यूट चीज़ ऑब्जर्व करूंगा और फिर ये देखूंगा कि पहला लॉ लगाऊंगा इन पर, लॉ ऑफ एग्रीमेंट, क्या ऐसा होने पर ऐसा होता है। फिर मेथड ऑफ डेफिनेशन, पांचों मेथड लगा के देखे उन्होंने। तो फ्राइड ने बहुत ही गहन स्टडी की, जैसा कि हम बता रहे थे कि साइको एनालिसिस पर पहुंचने के लिए फ्राइड को विज्ञान के सारे मेथड जो हैं यूज़ करने पड़े, क्योंकि वो ज़माना ऐसा था जब विज्ञान बहुत तरक्की कर गया था। तो पहली चीज़ तो इन्होंने की कि आप ह्यूमन पर्सनैलिटी को, फ्राइड ने कहा कि आप ह्यूमन पर्सनैलिटी पर मैथमेटिकल लॉ लागू नहीं कर सकते, बायोलॉजिकल लॉ से साइकोलॉजिकल फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं होगा। सोमेटिक लॉ, सोमेटिक माने बायोलॉजिकल, शारीरिक, शारीरिक रोग से मेंटल रोग एक्सप्लेन नहीं हो सकते। अब मैं तो उसका एक लोगों को कोट किया करता हूँ एक, कि मेरा भाई वहाँ बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट था कनाडा में। तो जब वो रिटायर हो गया अस्पताल से, तो बहुत पैसा कमा लिया, तो मैंने कहा अब तुम इंडिया आ जाओ, यहीं आकर के अपना एक साइकोलॉजिकल क्लिनिक खोल लो छोटी मोटी, घर आ जाओ लौट करके। तो उसने मुझे चिट्ठी लिखी कि भाई साहब, एक औरत मेरे पास आई, वो कहने लगी आज मैं बच्चे को पीटने लगी, बस पीटते पीटते इतना पीट दिया मैंने बच्चे को, बहुत ज़्यादा उसके लाल हो गए सारे। मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई, मेरे अंदर क्या वीकनेस है ऐसी। और कहते वो सिर्फ इस बात के टेस्ट कराने के $2 दे गई, इलाज के तौर दे जाएगी। इंडिया में तो मार मार के बच्चे को जान से मार दें तो भी कोई पूछने नहीं आएगी, तो मैं इंडिया में आके क्या करूँगा। तो ये साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, इनका फिजिकल आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। इसके लिए आपको खोजना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है, ये बीमारियां क्यों हो जाती हैं। तरह तरह की बीमारियां, मानसिक बीमारियां हैं। तो जैसा फ्राइड ने कहा ना, पहले लोग क्या करते थे, बीमारियां तो पहले भी थी, कोई मैंने शुरू नहीं किया ये मेंटल कामना, बीमारियां तो पहले भी थी, लेकिन पहले मैजिक हीलिंग करते थे। मेरा बच्चा जी चौराहे पर जब जाता है तो डर जाता है चौराहे पे, तो किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जाते थे। तो हमारे यहाँ तो झाड़ा लगवाते हैं, वहाँ पता नहीं क्या मैजिक करते होंगे वियना में, जर्मनी में। तो फ्राइड ने कहा कि हम मैजिक हीलिंग में बिलीव नहीं करते, लेकिन ऐसी चीज़ होती थी। एक कहने लगी रात को एक पेड़ खास है, उस पेड़ के नीचे बच्चा जाता है तो कांपने लगता है। तो हम सोमेटिक एक्सप्लेनेशन तो दे नहीं सकते कि जितने बच्चे मोटे होंगे वो इस पेड़ के नीचे जाकर कांपने लगेंगे। हमें कोई साइकोलॉजिकल मेंटलिस्टिक रीज़न खोजना पड़ेगा। और मेंटलिस्टिक रीज़न हम जब खोजेंगे, जब हम ये देखें कि कोई ऐसा फिनोमिना है, कोई ऐसी चीज़ है जो ऑब्जर्व तो नहीं हो रही है लेकिन वो एग्जिस्ट करती है कोई ना कोई, वो माइंड में है, मेंटल है। तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे आत्मा, फ्राइड ने कहा आत्मा को मैं मानता नहीं, क्योंकि आत्मा ऑब्जर्वेबल नहीं है। आत्मा के व्यवहार को कैसे ऑब्जर्व करोगे? इसके लिए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन लाना पड़ेगा, और वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें लाना पड़ेगा कि हम मानसिक रोगों को कैसे इलाज कर सकते हैं जब तक उनका कॉज पता ना हो, ईटियोलॉजी जब तक पता ना हो।
तो फ्रायड का एक ये भी गुण था कि वो किसी चीज़ पर अड़ते नहीं थे। एक साइंटिस्ट की तरह अगर एक हाइपोथेसिस फेल हो गया तो उन्होंने फ़ौरन ये कह दिया रिजेक्टेड, दूसरा हाइपोथेसिस बनाओ, तीसरा हाइपोथेसिस बनाओ। तो इस तरह बनाते बनाते कई हाइपोथेसिस फ्रायड ने मेंटल केसेस पर टेस्ट किए, क्योंकि मेंटल केसेस उनके पास बहुत आते थे तो वो डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर की बजाय वो साइकेट्रिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, मेंटल डॉक्टर थे। तो ऐसे केसेस पर उन्होंने कई तरह के हाइपोथेसिस लगाए और एक हाइपोथेसिस लगाते लगाते उन्होंने कहा कि जो अननोन चीज़ है उसको जानने के लिए जब इनका कॉन्शियस बिहेवियर ख़त्म हो जाता है उस समय इनको स्टडी करने की कोशिश करो। जब ये सो जाएं, नाइट हो गए बैठे, तो फ्रायड ने बहुत बड़ी सक्सेस इसमें प्राप्त की। उस सक्सेस ने फ्रायड को ये कर दिया कि मेंटल आदमी के माइंड के अंदर घुसने का रास्ता बना दिया।